उसमें से भी अगर हम दोनों में से भी एक चूज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर 3D। 40% रोल जो है स्ट्रेट लाइन का है ना। और 2D अगर आपको समझ में आएगा तो 3D बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत ईजी है ये, बहुत ज्यादा। जहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज आता है ना, वहां क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है मॉडिफाई करके टफ नहीं बना सकते, उनकी एक लिमिटेशन है, वो बना ही नहीं सकते। आप उसका जो रूट है ना वो पकड़ लो तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग। एनालिसिस पहले जो है मैं आपको लिखवा देती हूँ, इससे क्या आपको आइडिया रहता है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर में से जो है रिपीट होते हैं। यदि नहीं बताते ना तो जैसे हमें तो इसलिए पता रहता है कि हम एक्सरसाइज 3 इतने सालों से बच्चों को करवा रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 3 कभी खोल के ही नहीं देखी तो उसको कैसे आइडिया लगेगा कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। ऐसे में क्या होता है, लास्ट टाइम में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा इफिशिएंटली स्मार्ट वर्क कर सकते हो, है ना। तो हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे वेक्टर 3D का। आप फटाफट नोट कर लें, है ना। यहां पे तो लिखें ईयर और यहां लिखे जेई मेन में कितने क्वेश्चन आए और यहां एडवांस में। जैसे 2003 से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि मेरे पास 2003 से था, तो 2003 में कितने क्वेश्चन आए होंगे, थोड़ा आइडिया। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस, ठीक है। और एडवांस में कितने आए, 4 क्वेश्चंस। एडवांस में कैसे आए, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का। जल्दी जल्दी लिख लें। 2004 में 9 क्वेश्चंस। पहले 2004 से पहले जो है ना, जैसे सेट रिलेशन, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल, ये हाइट एंड डिस्टेंस, रीजनिंग, ऐसे चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। तो जो मेन वाले जो टॉपिक थे ना, बेसिकली वही भर भर के पूछे आते थे। धीरे धीरे ये रेशियोज कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ही काउंट किया जाएगा। एडवांस में कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन। इसकी मार्किंग लिख लें, 3 + 3, 2 + 3 + 2 + 2। ऐड आप कर लेना। 2005 में कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एडवांस में 4 + 3 + 2। आप लिख लें, मैं ये नोट कर देती हूँ। ये एनालिसिस कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना जेई मेन के पहले निकालते हैं, तो हम क्यों ना चैप्टर्स के साथ ही कर लें, क्योंकि जेई मेन का पेपर जब होता है, सपोज जैसे 8 अप्रैल को है, तो 2 दिन पहले ऑनलाइन डालेंगे यूट्यूब पे। अब 2 दिन पहले तो आप कितना अपने आप को संभालोगे, पहले ही आप नोट कर लें, है ना। तो आपको ये गलती जो है थ्रू आउट आप करें नहीं।
कॉम्प्रेंशन भी बहुत आते हैं, मैच द कॉलम भी बहुत आते हैं। टू 2017 में 15 हो गया, 16 2016 में आए 3 क्वेश्चन मेन में, 3 क्वेश्चन एडवांस में, 3+3+3। क्योंकि 3-4 सालों से ये जो ट्रिपल ई वाले जो है ना चैप्टर्स, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, इनमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा आता है, इसलिए इनका वेटेज थोड़ा कम हो गया। ये 3 क्वेश्चंस और अप डाउन करता रहता है, ऐसे नहीं कि ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही आएगा। आप देखें अप डाउन करता रहता है। और इसमें 3 क्वेश्चन, इस साल इसमें कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन। ये नोट कर लें, आपकी एनालिसिस होगी। अगर आप देखेंगे तो आप देखो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये 3-3 वाला, 3 और 4 का रेशियो तो बहुत फ्रिक्वेंटली चल रहा है, 3-4-3-4 है ना। तो 12 और यहां से भी कितना हो गया 12। जैसे ये 4 है, ये 4 है, तो उसमें भी ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन 3 नंबर के ही हैं। कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के, एक क्वेश्चन 12 नंबर का भी आया, कुछ क्वेश्चन 6-6 नंबर के भी आ रहे हैं, 5 के भी आ रहे हैं, सब है ना। तो 3-4-3-4 तो ऑन एन एवरेज जो है 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं हर साल। बहुत फास्टली बच्चा जो है इसको अटेम्प्ट करता है, बहुत तेजी से इसके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, कैलकुलेशन लेंदी जाती ही नहीं है यदि आप तरीके से काम करें तो। इस बार भी जो तीनों क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी थे, बहुत फास्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। यदि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या है, इनका कोई रिजल्टेंट आउटपुट आएगा ही नहीं जिससे आपको कुछ फायदा हो, है ना। जैसे फोर्स मुझे लगाना है, कार को फोर्स लगाना है, कार में फोर्स कौन लगाता है? एक्सीलरेटर। अब एक्सीलरेटर आपको लगाना है तो रैंडमली थोड़ा ना लगाओगे, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आप दे नहीं रहे हो तो वो पर्टिकुलर एक पाथ जो है फॉलो करेगी ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, उसको एक्सीलरेटर और जो उसके थ्रू हम लोग क्या है स्पीड देते हैं और डायरेक्शन देते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फोर्स है तो फोर्स को आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर और स्केलर 2 क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मतलब जिसका एग्जिस्टेंस होता है, जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो आप लिखें वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना, हैविंग मैग्नीट्यूड। कितना फोर्स लगाया आपने? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। हैविंग मैग्नीट्यूड, आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दैट इज डायरेक्शन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द सपोर्ट। जैसे मैं जितना भी वेक्टर और 3D आपको पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के अंदर, वो सारे के सारे क्या है, उनको एक पर्टिकुलर एरो हम देंगे और एक मैग्नीट्यूड देंगे। तो एरो मीन्स मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड मैं लिख रही हूं वो उसका जो है उतना अमाउंट है कि कितना अमाउंट का आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, कितना फोर्स आप दे रहे हो। और ये सारे के सारे जो वेक्टर्स और एरोज है वो हवा में ड्रॉ नहीं करूंगी मैं, इनको आपको क्या है एक पर्टिकुलर सपोर्ट देना पड़ेगा इस बोर्ड पे। जैसे ये चौक है, इस चौक को मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। इस चौक का मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चौक, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यदि आप बोर्ड नहीं है और आप हवा में इस चौक को फेंकोगे तो कभी यूं जाएगा, फिर जहां हवा आएगी उस डायरेक्शन में चला जाएगा, पर्टिकुलर कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है, करंट में, बट द करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट जो है क्लोज सर्किट में फ्लो करती है ना, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्लोज सर्किट उसको क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो लॉज ऑफ यानी पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती। वो किसको फॉलो करती है? वो किसको फॉलो करती है? वो कौन सा लॉ फॉलो करती है?
जैसे वेक्टर क्वांटिटी जो ना लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो करती है ना, वेक्टर क्वांटिटी जितनी भी होती है, आप फिजिक्स पढ़ के आते हो, तो वो कौन सा लॉ फॉलो करती है जिसके कारण उसको जो है ये एडिशन, लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करती, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई सा तो करती है, कौन सा करती है? कौन सा स्केलर एडिशन? कहां पढ़ लिया तुमने? देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ, हमारी गवर्नमेंट की नजर ही नहीं पड़ी, इनको भारत रत्न, नोबेल प्राइज दे दिया जाता अब तक। तो कौन सा लॉ फॉलो करती है? किरचॉफ्स लॉ, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ। तो इसमें क्या है? एंड ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये चार चीजें होनी चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट डेफिनेशन बनती है कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट द इमेजनरी क्वांटिटी, इमेजनरी डेटा विच हैव द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सपोर्ट एंड सेटिस्फाई द लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? स्केलर क्या होता है? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे 2 एक स्केलर है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा आप जो भी लेते हैं वो सब स्केलर है। अब क्या है देखिए, हमने लिखा इस, अच्छा एक और बात, वेक्टर में भी क्या है? 2 काम है। वेक्टर क्या है? बेसिकली एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने सारा वेक्टर वेक्टर पढ़ लिया, आपको कुछ पता ही नहीं है कि वेक्टर लाइन है या इलिप्स है या हाइपरबोला है या पैराबोला है या सर्कल है, फलाना है, ढीम का है, कुछ पता ही नहीं। सो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन सेगमेंट, है ना। लेकिन कई कई जगह हम लोग ना वेक्टर को एक पॉइंट के फॉर्म में भी लेते हैं, विच इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर भी बेसिकली क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट ही होता है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजन। पर्टिकुलर केस है, जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx2fy प्लस सी इक्वल टू 0 हैविंग द सेंटर माइनस g कॉमा माइनस f, बट देर आर स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हैविंग द फिक्स सेंटर 0 कॉमा 0। सो व्हेन यू अज्यूम अ पोजीशन वेक्टर, यानी ट्रीट वेक्टर एज ए पॉइंट, इन दिस केस वेक्टर जो है उसका सेकंड पॉइंट किससे कनेक्टेड है? ओरिजन से। उसमें हमने एक पॉइंट उसका कितना ले लिया? ओरिजन ले लिया। अब जब आप किसी भी पॉइंट को माइनस करके ओरिजन करेंगे या ऐड करके ओरिजन करेंगे तो उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं, क्योंकि ओरिजन का मैग्नीट्यूड तो ओरिजन ही है। बेसिकली ओरिजन किसकी तरह काम करेगा? नल वेक्टर की तरह। नल वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड 0। और फिजिकली अगर हम थोड़ा इंटरप्रेट करें तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो दैट मीन्स आपने वो वेक्टर अप्लाई ही नहीं किया। फिर क्यों जरूरत पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? जैसे आपने नल मैट्रिक्स लिया, कई कई बार 0 भी तो लिखना पड़ता है इक्वेशन के केस में। सो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उसको ये 0 वाले केसेस लेने पड़ते हैं। जैसे आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमेशा उसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू या फिक्स आंसर या रियल सोल्यूशन आएगा क्या? नहीं ना। इसीलिए हमने क्या नल सेट इंट्रोड्यूस किया, एक वर्ड यूज किया, एक सिंबल हमने जो है इंट्रोड्यूस किया 5। उस केस में जब कोई इक्वेशन मुझे क्या है सोल्यूशन देती ही नहीं, है ना। तो अब जैसे ये एक वेक्टर लिया मैंने, सो वेक्टर हमेशा क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा जैसे क्या है? लाइन नहीं है, जैसे पॉइंट है। कोई बात जैसे हमें क्या पूरी नॉलेज नहीं होती ना, तो कोई बड़ी बच्चा आपको उलझा सकता है। जैसे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, कहते हैं अरे तुम पढ़ के आए हो ना, जरा बताना ये क्या होता है। अब जैसे मान लो वेक्टर एक पॉइंट है सपोज, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो चलो 0 हो गया, बट डायरेक्शन क्या है? कोई डायरेक्शन है क्या इसमें? जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो इसका मतलब आपने अप्लाई नहीं किया, तो डायरेक्शन ही नहीं। वेक्टर अप्लाई कैसे होता है? फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स है, यहां हम खड़े, यहाँ एक कार खड़ी है, यहाँ इनिशियल पॉइंट पे खड़े, आपने डिस्प्लेस कर दिया उसको, यहां पहुंच गई, तो ये डायरेक्शन हो गई। कितना फोर्स लगाया वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब जो आपका जो भी व्हीकल है वो या तो रोड पे खड़ी है या किसी और सपोर्ट पे खड़ी है, तो वो सपोर्ट होना चाहिए। यदि आप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हो, जैसे आप है ना बाई रोड जा रहे हो, तो बीच बीच में माइलस्टोन्स आते हैं। जैसे आप है ना यहाँ से जयपुर गए भाई कार में बैठे, तो ऐसे माइलस्टोन आते हैं ना, पत्थर पे बने रहते हैं, वो आपको ऐसे देते हैं ना। अभी तो थोड़ा टेक्नोलॉजी हो गई तो बोर्ड लगा देते हैं ऐसे। एरो का मतलब ये नहीं कि ऊपर चले जाओ, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा रहता है? 243 किलोमीटर। जो चिपकाने वाला है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कहीं जाकर के IIT की प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन टेक्निकली
स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसमें कॉमन सेंस है। आपने ना कभी भी इस एरो की जगह ऐसा नहीं देखा होगा, ये माइलस्टोन लगा इक्वल टू 243 किलोमीटर, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बेसिकली ये 243 किलोमीटर एग्जैक्टली भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ये डायरेक्शन जो है ना, बेसिकली ये जो बोर्ड है ना, ये 2D में है, और जो वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D। तो जब भी मैं 3D इस बोर्ड पे ड्रॉ करूंगी ना, आपको कुछ ऐसा गड़बड़ी नजर आएगा। सो 240 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका डायरेक्शन है, और ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये माइलस्टोन या होर्डिंग या जो बोर्ड उसने लगा रखा है वो। 3 आने चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आज के लेक्चर में आप वो छोटी छोटी चीजें ना डीपली स्टडी करना, है ना। ये छोटी छोटी चीजें समझ में आती है ना, तो ही हम बड़ी बड़े कारनामे कर पाते हैं। अब क्या आजकल ना ऊपर ऊपर फिनिशिंग वाला पार्ट है, ऊपर ऊपर वाला समझ लें, छोटी छोटी गई भाड़ में हम क्या इतना टाइम खराब करें। अब देखो, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ऐसे मैंने एरो दे दी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। आप यहां नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, यहां बी लिख दो, आप ऐसे दे दो, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और द फाइनल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। अगर आप इस ए को बी से कंसाइड कर देते हैं, या बी से आप ए को कंसाइड कर देते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। और जब ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा, व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट कंसाइड ऑफ द ईच अदर, तो मैग्नीट्यूड 0। एंड जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, उस केस में उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता। यू कैन नॉट डिफाइन अ डायरेक्शन पर्टिकुलरली, एक फिक्स नहीं बता सकते कि यही डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ टू ईस्ट आएगा, ईस्ट टू वेस्ट आएगा, ऐसे आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ए से लेकर बी तक की जो होती है ना, पहला हम डिफाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड द लेंथ, ये लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ए बी वेक्टर, और यहां लगा देते हैं मॉड। अब ये मॉडुलस पढ़ा जाएगा, इतने दिनों से तो हम इसको डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, समय समय की बात है ना। जैसे जब क्लास में बच्चा आता है ना, तो बहुत आराम से बात करता है टीचर से, जब फिर मेन का एग्जाम देता है, एडवांस का देता है, लुढ़क जाता है। जैसे अभी तो मैं उसको फोन लगाऊंगी ना, हाँ जी मैडम, हाँ हाँ क्या बात है ना, अच्छे से सुनेगा वो। और जब उसका मेन का एग्जाम होता है, लुढ़क जाता है, एडवांस का तो क्या नॉमिनेट ही नहीं होता उसके लिए। फिर जब टीचर फोन लगाते हैं तो वो फोन ही नहीं उठाता, है। तो समय समय की बात है। तो ए बी वेक्टर है ये, इसके ऊपर जब आपने वेक्टर लगा दिया तो ये हो गया। जब आपने इसका मॉड ले लिया तो ये स्केलर क्वांटिटी बन गई, है ना। ये जो है इसकी लेंथ बन गई, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सिंपली जो है एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी, जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं। सेकंड जो है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो गया, ए टू बी। एंड सपोर्ट कौन है, ये बोर्ड, ये बोर्ड इसको सपोर्ट कर रहा है, जो कुछ भी हम बना रहे हैं वो सपोर्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, ये है ना। तो ये बोर्ड इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 3 तरह चीजें होती है, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, ये एडिशन वगैरह बाद में हम बताएंगे। अब आप समझिए एक और चीज, ये समझ में आ गया। यदि मैं ए टू बी लिखूं और इतने ही लेंथ का मैं यहां पे बना दूं इस तरह से बी टू ए, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, राइट। बोलो समझ में आया। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, आइदर यू कैन राइट ए बी वेक्टर का मॉड या माइनस ऑफ बी ए वेक्टर मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वही 5 सेंटीमीटर का बनाया, वही भी 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 4 चीजें बताई, जिसमें से मैंने 3 आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें एक और चीज आती है, वो समझिए, वो क्या है, फ्री वेक्टर्स, है ना। हम लोग क्या है, 2 तरह के वेक्टर्स होते हैं हमारे सिलेबस में, मतलब एग्जिस्ट कौन कितने करते हैं, 2 तरह के वेक्टर्स करते हैं। एक तो होता है फ्री वेक्टर्स और एक होता है लोकलाइज और द फिक्स वेक्टर्स। तो बेसिकली आईआईटी के सिलेबस में ये फ्री वेक्टर्स ही है, लोकलाइज और फिक्स वेक्टर्स नहीं है। फिक्स वेक्टर्स का मतलब क्या है, यदि मैंने ये एरो यहाँ पे स्टिक कर दिया, चिपका दिया, तो ये यहां से मूव नहीं करेगा, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट फिक्स है। यानी इफ दिस पॉइंट इज 0,0 एंड दिस इज 1,2, तो 0, 0 एंड 1,2 एक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में, ये तो खैर मैं 2 ही ले रही हूं, अभी जेड मैंने नहीं लिया। दिस इज 0, 0, दिस इज 1,2, तो दीज आर द फिक्स कोऑर्डिनेट। 0, 0 भी एक ही फिक्स जगह बनेगा 2D में, और 1,2 भी आप मूव करा सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। फ्री वेक्टर्स मतलब ये हवा में घूम रहे हैं, आप कैसे ही पकड़ करके
आप कैसे ही पकड़ करके दो वेक्टर्स को, तीन वेक्टर्स को, उनका जो इनिशियल पॉइंट है उनको सेम बना सकते हैं आप। जैसे आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, देखें आपने ना यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी वेक्टर पढ़ा है वो ये कहते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 0 ले लो, इसको 0 वेक्टर मान लो, ले लेते हैं ना आप कभी कभार। अब क्या किया, ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, ये ऐसे जा रहा था, ये कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, इसको यहां से पकड़ा, इसको पकड़ लिया मैंने, यहां पे कर दिया। क्या मतलब है फ्री वेक्टर्स का, आप समझिए। देखिए ये आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर है, A to B मूव कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने दूसरा वेक्टर यहां बनाया, ये क्या है, P से लेकर Q मूव कर रहा है, सेम वही 3 सेंटीमीटर का बना, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, जैसे दो लोग पैरेलल जा रहे हैं एग्जैक्टली। अब सुनिए, उतना ही लेंथ है, इसका भी उतना ही लेंथ है क्या, लेकिन ये A और B एंड P एंड Q सेम है क्या, नहीं। तो ये वेक्टर जिस तरह से वर्क करेगा वैसे ही ये वेक्टर काम करेगा। क्या मतलब है, सुनिए, जैसे मैंने यहां पे ये लिया, ठीक है, यहां ऐसे लिया, अब इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जितनी लेंथ ऊपर है उतनी लेंथ मैंने यहां नीचे ले ली, ठीक है। इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, नीचे एक और पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये और ये, तो क्या ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे दे दी, और ये वेक्टर दोनों एक तरीके से काम करेंगे, एक ही जैसे काम करेंगे, लेकिन आप देखो दोनों की पोजीशन अलग अलग है। सो दीज टू वेक्टर बिहेव्स लाइक एग्जैक्टली वन वेक्टर। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर, आप इसको उठा करके यहां ले जाओ, इसको उठा करके यहां ले जाओ, दोनों एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो दीज आर द फ्री वेक्टर्स। यदि ये फिक्स वेक्टर है तो आप इनको मूव कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इनको फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। लोकलाइज वेक्टर जो एक बार फिक्स होने के बाद फिक्स हो जाते हैं, आप उनको मूव नहीं करा सकते, तो फ्री वेक्टर्स की डीलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ में आ गया है ना। अब इसमें ना हम टाइप्स पढ़ते हैं, तो आप ये पहले नोट कर लें। फर्स्ट लिखिए नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 0, whose magnitude 0 and direction not defined। A null vector whose magnitude is 0, मैग्नीट्यूड 0 है और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नो फिक्स डायरेक्शन। जैसे आप फंक्शन में पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शंस आर द फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर आफ्टर ए फाइनाइट ड्यूरेशन। लेकिन जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन कितनी वैल्यूज के बाद, कितनी ड्यूरेशन के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे ये आप सर्टेनली नहीं बता पाते। तो एग्जैक्टली क्या है, जो नल वेक्टर्स होता है, तो नल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। सेकेंड देखिए यूनिट वेक्टर्स, है ना, यूनिट वेक्टर्स, इसमें मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, 1, मैग्नीट्यूड 1, एंड डायरेक्शन इज द सेम एज ऑफ गिवन वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसी के डायरेक्शन के इक्वल होती है, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसी डायरेक्शन में। सुनो, सपोज आपने कोई एक वेक्टर लिया, लेट ए वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर आपने अज्यूम कर लिया विच इज ए वेक्टर, स्मॉल है ना, ए वेक्टर है ये। तो यदि मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, सुनिए, यूनिट वेक्टर अगर मुझे इसका लिखना है तो उस यूनिट वेक्टर को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए कैप। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर। इसको क्या रीड करेंगे, ए कैप। सो दिस ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। सपोज इसका 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, 5 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया किस डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आपने डायरेक्शन में इसका 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब जो ए कैप है उसकी भी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही ईस्ट टू वेस्ट रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड मुझे कितना चाहिए उसका 1। तो आपने जो 5 न्यूटन है उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर इज क्या किस काम आता है यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर का तो मतलब है कोई मैग्नीट्यूड कभी यूज किया ही नहीं, कुछ लगाया ही नहीं,
फालतू की बात। और यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर क्या है? सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो हम हमेशा कितना लेते हैं? 1। सो व्हेन यू मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय द इट्स यूनिट वेक्टर ऑफ एनी टाइप ऑफ द वेक्टर, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से अगर आप किसी दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो देन इन दिस केस इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन अनचेंज बट द डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। जिस भी वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर के अलोंग लेके जाना है या फिर आप यूनिट वेक्टर से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही हो जाएगा जो किसका है? यूनिट वेक्टर का। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे क्या है यहां समझिए, फाइंड अ वेक्टर ऑफ 5 यूनिट या 5 यूनिट मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू ए कैप, यानी 5 ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो वो का वो 5 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ये इसका ले लेगा, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्या है सुनिए, जो एक्स एक्सिस है ना उसका यूनिट वेक्टर कन्वेंशनली हम लेते हैं आई कैप, एंड द माइनस एक्सिस जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस जस्ट अपोजिट जा रही है 180 डिग्री से, तो इधर एक डायरेक्शन अगर ऐसे है और एक डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो मैंने बोला ना उस रिलेशन से बाहर कितना आएगा? नेगेटिव। तो फिर माइनस एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कैसे लेंगे? माइनस आई कैप। कन्वेंशनली इन्होंने फिक्स कर ली। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, यदि किसी वेक्टर को मुझे वाई एक्सिस के अलोंग लेके जाना है तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप, एंड नेगेटिव वाई का ऑब्वियसली माइनस का जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सिस का कितना ले लेंगे हम लोग? के कैप। ठीक है, एंड द माइनस जेड एक्सिस का हम लोग ले लेंगे माइनस का के कैप कन्वेंशनली। लॉ टाइप्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। इस तरह से ये पैरेललोग्राम बनाए, ए बी सी एंड डी। इसको ले लो, देखो जब आप 3D में लिखते हो ना तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये कितना हो गया? ए वेक्टर, दिस विल बी बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर। अच्छा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना हो जाएगा? क्योंकि उतनी लेंथ है ना, और डायरेक्शन भी उतना ही दे दो, ये कितना हो जाएगा? बी वेक्टर। देन ये दिस वन है ना, ये हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इफ द टू एडजेसेंट साइड्स in case of parallelogram is represented by the two vectors A vectors and B vectors। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से। जब आप किसी भी वेक्टर को एक पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हो ना तो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। आप 1 by 1 छोटी छोटी चीजें समझते जाइए। चूंकि ये 0 वेक्टर है इसीलिए हम नल वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम ओरिजिन का यूज कर सकें। और ये टोटल मैंने ए वेक्टर लिया, ठीक है, तो ये कितना बनेगा? देखो जब आप ऐसे लिखते हो ना, मेरी बात सुनो, ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक ही पॉइंट आपको नजर आ रहा है तो आप ओरिजिन ले ले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी वेक्टर माइनस, यानी टर्मिनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप 2D में लिखते हैं x, y, वैसे ही आप 3D में लिख सकते हैं x, y, z। अभी हम वेक्टर पढ़ने के साथ इसको 3D का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, पहले आप धीरे धीरे समझते जाइए। तो ये पूरा लाइन सेगमेंट हो गया ए वेक्टर, है ना। ये ले लो आप बी वेक्टर या वो ले लो। इफ द टू एडजेसेंट साइड्स इन केस ऑफ पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन इट्स डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सम, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सुनो, इसको ऐसे लिखेंगे आप, ये चीज समझना जरूरी है। इन डेल्टा ए बी सी, नजर आया क्या आपको ये ट्राइंगल ए बी सी? तो इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर। क्या खड़े जाओ, ये इनिशियल पॉइंट है आपका, यहां खड़े जाइए।
यहां खड़े होकर के बी की तरफ चलो तो डायरेक्शन क्या हो गई, ए बी वेक्टर। अब बी पे पहुंच गए, किधर जाना है मुझे, अरे एरो एरो बता रहा है ना आपको किधर किधर जाना है, तो एरो की हेल्प से चलते जाइए आप, तो इट बिकम्स बी सी वेक्टर। ठीक है ना। अब क्या है, ये उधर लूंगी तो सी ए वेक्टर बनेगा, लेकिन उधर एरो दे ही नहीं रहा मुझे, तो हम क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात सुनो, ऐसे एरो लगाया मैंने, तो मैंने क्या लिखा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इधर ही एरो ले लो, इधर ही एरो लिया तो प्लस सी ए वेक्टर। अभी आप समझने की कोशिश करो, मैं यहां पे थी इनिशियली, यहां खड़ी हूं तो ए बी वेक्टर, एरो के साथ चलो, बी सी वेक्टर, एरो इसको गोली मारो, अभी इधर चले गए हम, ठीक है, तो सी ए वेक्टर, उधर इक्वल टू करके कितना लिखना है, जहां थी मैं वहीं पहुंच गई, तो उसको लिखेंगे जीरो वेक्टर। इफ यू कंसाइड ऑन द इनिशियल पॉइंट अगेन, देन रिजल्टेंट विल बी जीरो, गोल 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 घूम करके वहीं आ गए। ठीक है, मुझे पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए सी वेक्टर। सो रिजल्टेंट ए सी वेक्टर, अब समझ में आ गया ना ये एरो, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको समझिए आप, जैसे अगर आपको ट्राइंगल रूल समझना है, ये ट्राइंगल रूल ही कहलाता है भाई, है ना। आपने क्या किया, पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल रूल। आपने देखो एक और ट्राइंगल बनाती हूं मैं इस तरह से, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, दिस इज ए वेक्टर, ये कितना हो गया बी वेक्टर, और यहाँ कितना हो गया सी वेक्टर, तो बाय द ट्राइंगल रूल दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। रिमेंबर दिस। आप जहां थे वहीं पहुंच गए, यहां से पहुंचे यहाँ पे, यहां से यहां आ गए, भाई फिर वहीं आ गए, गोल गोल घूम करके वहीं आ गए। आप यहां खड़े थे, राउंड किया आपने, यहां आ गए, अराउंड द सर्कल वर्क डन जीरो मानते हो ना आप लोग, वहीं घूम करके आ गए। तो ये चूंकि आपने क्या किया, दो वेक्टर को ऐड कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एडिशन रूल in case of parallelogram. If the two adjacent sides are represented by the vector a vector and the b vector, then it's a diagonal. It's a diagonal follow the addition of the two vectors which is equals to a vector plus b vector. अब सुनो, ये डायग्राम में इधर बनाते हो, देखें इसको तो दे दो आप, पोजीशन वेक्टर इसका, ये क्या लिया था आपने, ए वेक्टर, ये आपने ले लिया ए बी, ये सी और ये डी, है ना, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये आपने ले लिया बी वेक्टर, वो भी आपका बी वेक्टर हो गया, ये कितना हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे ना ये वाला चाहिए, दिस वन, एक और भी तो डायगोनल है इसका, ये चाहिए मुझे। सो ये ए वेक्टर, ये वाला कितना हो गया बी वेक्टर, इसका एरो ऐसे दे दो इस तरफ। चलो अब काम करते हैं, है ना, और इसको हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए डी वेक्टर। तो हमने लिखा बी वेक्टर ट्राइंगल रूल से, फिर हमने लिखा डी वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर, ये उल्टा आ रहा है तो इक्वल टू कर दो आप ए वेक्टर, तो मेरे पास डी वेक्टर कितना हो गया, डी वेक्टर हो गया ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, अब इसी को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, देखिए इस तरह से, इसको भी आप इस तरह से लिखते हैं, इसको भी आप ऐसे करते हैं और इसको मिलाते हैं, तो जो वेक्टर ये है ना वो ही वेक्टर ये बन जाएगा। यदि अगर आपका ये अल्फा वेक्टर है तो अल्फा वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल, और उधर डायरेक्शन दे दोगे तो कितना हो जाएगा बी माइनस ए, एंड दिस इज द सब्ट्रैक्शन लॉ। वो एडिशन लॉ है, उसमें मैंने ऐड किया, ये मेरा सब्ट्रैक्शन लॉ है। सो बेसिकली दो वेक्टर्स जो है ना वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरह से जो डायगोनल है, यदि दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम में ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, देन इट्स डायगोनल्स इज पैरेलल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेक्टर। पैरेलल टू यूज किया मैंने, इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है। देन इट्स डायगोनल्स आर पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। ऐसे पैरेलल, छोटी छोटी चीजें हैं, सब एक साथ नहीं समझा सकते। बात समझ में आ गई, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब सुनिए, चलिए नोट कर लो। हम लोग क्या करेंगे, टू डायमेंशनल तो हम पहले से ही बनाते हैं, इसको समझेंगे, टू डायमेंशनल को समझेंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, धीरे ही पढ़ाऊंगी मैं हर चीज को, आप समझिए। यदि आप कोई पी पॉइंट लेते हैं एक्स, वाई, तो इसका मतलब समझे आप, क्योंकि यही चीज मुझे जब 3D में लेना है
तो वो 3D में पॉइंट जो है ना किसी बोर्ड पे नहीं आएगा, वो हवा में घूम रहा है वो पॉइंट। और हवा वाला जो है मैं आपको विजुलाइज नहीं कर सकती, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जब यहां से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एम कोऑर्डिनेट, दिस P point lies in XY plane, दिस इज XY प्लेन। प्लेन क्या होता है, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये फर्श एक प्लेन है, आपका रजिस्टर प्लेन है, ये टेबल का सरफेस प्लेन है, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करूंगी, लेकिन हम स्टडीज को बाद में करेंगे, सिर्फ आप प्लेन का मतलब समझ लो। यदि ये प्लेन है, यदि मैं इस सरफेस को प्लेन कहती हूं, तो इस पे ड्रॉ की जाने वाली जो लाइन है ना, ये प्लेन है। तो इसको प्लेन कब बोलेंगे कि अगर इस प्लेन के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, देन ईच एंड एवरी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन। यदि आपके रजिस्टर पे आप कोई भी लाइन पेन से ड्रॉ करते हो तो वो ऊपर उठी हुई नजर आती है क्या आपको, उछल उछल के भाग रही है क्या कहीं? नहीं ना। इंडियन रोड्स प्लेन नहीं है। ये जो रोड है ना हमारे बाहर की, ये जो डामर की बनी रहती है सीमेंटेड, ये प्लेन नहीं है, ये ऐसी ऐसी होती है। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो देखो इतना वाला पोर्शन नहीं आता। लाइन पे ये जो पॉइंट जो है आपके लाई करते हैं वो इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं करते। सो एकदम प्लेन सरफेस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना हम, यानी इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसकी सरफेस को भी टच करना चाहिए, उसको प्लेन बोलते हैं, बस इतना सा है। तो ये जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब ये जो है ना इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। जब इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पे डालते हैं, इट्स वाई कोऑर्डिनेट बिकम 0। एंड सिमिलरली व्हेन यू draw x y z on the x axis, then it can be written as x, 0, 0। यदि आप x y z को x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ऑन द x एक्सिस y एंड z 0, जैसे कि इसमें सिर्फ 2 ही लिया है तो y 0 हो गया। अब आप y एक्सिस पे डालेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इट बिकम्स ओरिजिन से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको x बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको y बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसका ये पहला वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द एब्सिस एंड द सेकंड वन इज डिनोट द ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या रिप्रेजेंट करता है वो सुनिए आप। एब्सिसा जो है इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डाला गया जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस शो करता है, और वो उसकी हाइट शो करता है। वो उस एक्स एक्सिस से इसकी ये जो है ये y है, ये ऊंचाई शो करता है। बात समझ में आ गई है ना, ये शो करता है। अब अगर मुझे इस P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो OP जो है इसको लिखेंगे हम √x² प्लस y²। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है ना मैं 3D में यूज करूंगी अभी, इसलिए मैंने ये लिख दिए कि मैडम ये सब तो आता है मुझे, ठीक है। ये लाइन जो है ना इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये आप थीटा ले लेते हैं, और फिर आप tan थीटा कितना लेते हैं इस लाइन का जो कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है y/x, and this is also called the dy/dx in case of the function which denote the change in the y with respect to या change in output when you changing the input। डेफिनेटली अगर आप इनपुट में चेंज करें तो आउटपुट चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये चेंज रेट ऑफ चेंज को शो करता है ना, ये शो कर रहा है। अब सुनो यही काम हम 3D में करते हैं। यहां देखिए 3D में क्या है, इसको z कंपोनेंट प्रोवाइड कर दो। ये वाला x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, और ये z है, और जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है बेसिकली है नहीं वो ऐसा ठीक है। वो वाला पॉइंट देखिए उस दीवार का, वो पॉइंट कैसा है देखो, वो वाला ऊपर वाला ऐसा, एक यूं जा रहा है, अरे नहीं दिख रहा क्या, एक यूं जा रहा है और एक बाहर निकल के आ रहा है ऐसे ऐसे। And the 3 lines x, y, z axis are mutually perpendicular to each other। आप ध्यान से देखो, वो 3D ही तो है, कमरा क्या है वहां देख लो ना, मैं तो बोर्ड पे नहीं दिखा सकती, वहां देखिए आप, दिख रहा है तीनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये जो इस तरफ मेरे पास आ रही है ना ये लाइन, ये जो मेरे पास आ रही है, आप इधर देख लो, चलो ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट, एक तो यूं जा रही है, एक कहां जा रही है ऊपर जा रही है, और एक कहां जा रही है बाहर की ओर, ये वाली बाहर की ओर ऐसे। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गई, और ये जो बाहर की आ रही है वो पॉजिटिव z एक्सिस हो गई। अब जो उस तरफ जा रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो नीचे की ओर जाएगी, और जो बोर्ड के अंदर घुसेगी वो, और तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है
है ना। इसमें देखो ऐसे लिखते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। वेक्टर में एंगल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इन्वर्टेड वी खोपड़ी पे चढ़ा दो इन दोनों के बीच में, y और z के बीच में जो एंगल है वो भी 90 है, और z और x एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सुनो, कोई एक वेक्टर है जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया स्मॉल एक्स, वाई के अलोंग स्मॉल वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग मैंने जेड ले लिया, ठीक है। मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर को लेके जाना है, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना हो गया आई कैप, वाई का कितना लेना है जे कैप, और बाहर वाले का कितना हो गया के कैप। अब सुनो, इस तरह से एक डायग्राम बना रही हूं मैं, 3D फिगर। ठीक है, ये ओरिजन 0 0 0 विच इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वाला जो है ना, ये इसको हम ले लेते हैं आई कैप, और ये वाला हो गया एक्स आई कैप। ठीक है, ये वाला कितना हो गया वाई जे कैप, और इधर वाला कितना हो गया जेड के कैप, और ये पी पॉइंट है। अब आप सुनना इस चीज को ना, इनको नाम दे देते हैं ओ, ये हो गया ओ, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये पी पॉइंट। दिस ए पॉइंट लाइज ऑन द बी लाइज इन एक्स जेड प्लेन। एक्स और जेड प्लेन के अंदर वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड 0 हो जाता है। यदि मैं इस पॉइंट को शो करूं तो दिस विल बी एक्स, 0, 0 ये हो जाएगा 0, 0 जेड, है ना, और वो y पे है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको मिला दीजिए। ये जो है ना, ये पूरा एक्स जेड प्लेन है, दिस इज वाई जेड प्लेन, और ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये जो है ना एफ, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, ओरिजिन तीनों पे कंसाइड करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पी कहाँ है? ना, मेरी बात सुनो। एक तो ये आप फटाफट जो आंसर देते हो ना बिना सोचे समझे, ये प्लीज ये मत दो। हाँ, ये कहाँ है? ये मीत बताएगा, मीत बताओ। सिंपली बोल दो हवा में है, ये इतना कहाँ उलझा रहे हो? हवा में है, ये यहाँ है ना, ये यहाँ पे है। अब क्या होता है, जैसे आपने ये पॉइंट यहाँ लिया, 2 प्लेन में था ये, तो इसका कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट बनेगा और कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट बनेगा। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब सुनो, ये जो होता है ना, ये एक्स, ये ओनली एक्स, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन या ओनली स्केलर, है ना। सिंपली बात करो तो स्केलर वेक्टर के टर्म्स में इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। और इसको अगर मैंने नाम दे दिया कितना आर वेक्टर, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एंड प्रोजेक्शन का सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं परछाई, शेडो, रिफ्लेक्शन, है ना। वाई क्या है? सिमिलरली वाई इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग द, ये जो प्रोजेक्शन होता है ना, परछाई किसी भी आदमी की, किसी भी चीज की, ये परछाई जो होती है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। परछाई की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे लेंथ है, किसी का वेट है ना, वॉल्यूम है। वेट थोड़ा ना आप लेते हो 50 kg आई कैप, ईस्ट टू वेस्ट, कि भाई इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो इतना वेट आएगा, इस डायरेक्शन में लेंगे तो इतना वेट आएगा, ऐसे थोड़ा ना। किसी का मास है, बॉडी मास है, वो थोड़े ना। कुछ चीजें टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। सो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन, ये या सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, स्केलर, परछाई, शेडो और रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आप इसको एक्स आई कैप लिखते हैं तो अब आपने इसको डायरेक्शन दे दी। नाउ द एक्स मैग्नीट्यूड फोर्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैंने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप,
तो 2 तो क्या है प्रोजेक्शन, और 2i कैप पूरा क्या है, ये जो p वेक्टर है ना, ये p वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स अलोंग द x एक्सिस एंड द y एक्सिस, बिकॉज दिस p पॉइंट लाइज ऑन द 2 डायमेंशनल फिगर, ये सिर्फ 2D में लाई करता है। इसी तरह से यदि ये p पॉइंट हवा में है और आप कह रहे हैं ये तीनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए ना। बोलो, जैसे मान लो ये चीज आपको डायरेक्टली समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो आपने समझा है ना अभी यहाँ से, ये तो होता है ना, आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आते हैं। x, y को आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2, 1, 3, सो यू कैन राइट दिस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो अगर मैं x, y लिखूं, है ना, तो मैं फिर इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, xi कैप प्लस yj कैप हैविंग द 2D फिगर, 2 डायमेंशनल ओनली, एंड इफ यू प्रोवाइड थर्ड डायमेंशन, हाइट और प्रोवाइड कर दी, ये लेंथ होता है, ये विड्थ होता है ना। आप 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, यू प्रोवाइड वॉल्यूम ऑल्सो, हाइट दे दो, हाइट दे दो। ये पूरा बोर्ड क्या है, प्लेन है ये। अब मैंने क्या है, उस टॉप वाले पार्ट को सिमेट करके नीचे ले आई मैं, तो एक लंबी सी लाइन बन जाएगी क्योंकि मैंने हाइट खत्म कर दी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, एंड दिस इज द कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब सुनो, कोई भी जो वेक्टर होता है ना, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना रहता है। एनी वेक्टर विच लाइज इन द एयर और द यूनिवर्स इज ए रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, कन्वेंशनली या स्टैंडर्ड फॉर्म में अलोंग द x, y, z एक्सिस। और जरूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा ऐसे लिखें, आप किसी भी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर, ठीक है, प्लस z c वेक्टर। इस केस में तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, और इस केस में कोई 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, उनके अलोंग है। ये तो कन्वेंशनली मैंने 3 लाइंस ले ली, पर जरूरी थोड़ा है कि प्लेन में हमेशा ये 3 लाइन ही रहे। आप समझे मेरी बात? जरूरी थोड़ा है कि तीनों लाइंस जो है ये कन्वेंशनली 0, 0, 0 पे इंटरसेक्ट करती है, पर ऑन लाइन इस पे इंटरसेक्ट करें, जरूरी थोड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, मुझे ये ओपी वेक्टर चाहिए, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर को कैसे लिखें बताओ? या तो आप देखो डायरेक्टली समझ लो कैसे हो जाएगा ये रिजल्टेंट, ये ले लो, फिर कहां जाऊं मैं, बोलो। हाँ, जैसे ये वाला लेना है मुझे, तो ये इसके अलोंग है। हाँ, फिर किसके अलोंग जाऊं, जल्दी बोलो। जैसे आपको ओपी वेक्टर लिखना है, ओपी वेक्टर, तो ओ से स्टार्ट करें हम, तो कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, फिर कितना हो गया ए बी वेक्टर, और फिर कितना लिखूं मैं, बोलो बोलो, वापिस कितना आना है, बीपी, हाँ बीपी। ओ से लास्ट इनिशियल कितना है, ओ, एंड द टर्मिनल इज पी। कहीं तो लिखा होगा मैंने, जैसे आप ये लिखते हो, यहां लिखा मैंने ए बी एंड सी, तो आपने इसको क्या लिखा, ए बी वेक्टर प्लस, बोलो बोलो, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। 0 बनता है तो इनिशियल और, अच्छा अगर मैंने ऐसे लिखा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, जैसे आप इसको भी इसमें भी कर सकते हैं, ये ओपी चाहिए आपको, तो आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। तो कैसे लिखूंगी मैं, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, इनिशियल कौन हो गया, टर्मिनल कौन हो गया, तो फिर मैं क्या लिख दूं, ओपी वेक्टर। बोलो बोलो, तो ओ ए, फिर ए से कौन कनेक्ट हो गया, बी, फिर बी से कौन कनेक्ट हो गया, बीपी, तो ये और ये कंसाइड कर गया। ओ ए वेक्टर कौन है, ए बी वेक्टर कौन है, अच्छा जैसा ये है वैसा ही ये है क्या, बोलो बोलो, फ्री वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम है, ओ ए बी सी आर द पैरेललोग्राम। ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, ये ढांचा, ये मैंने वो डब्बा बनाया, वो दिस वन, वो बनाया मैंने, मतलब क्या बनाया ये आप देखिए, ये एक तरह से पैरेलल पाइप है, या अगर इसका लेंथ विड्थ हाइट इक्वल है तो ये क्यूब है, डाइस है, पासा है ना, मेड बाय द 6 प्लेन, 6 सरफेसेस है, 6 पैरेललोग्राम है। क्या है, बॉटम टॉप, लेफ्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक। सो नीचे वाला देखो ओ ए बी सी पैरेललोग्राम है, तो ये और ये इक्वल है क्या, तो कितना हो गया, जेड के क्या, अच्छा बीपी,
ये, तो ये वाला और वो वाला सेम होगा क्या? हाँ, तो प्लस का वाई और जे कैप, है ना। तो ओपी वेक्टर, यदि इसका पोजीशन वेक्टर आप आर वेक्टर लेते हैं तो कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो किसी भी, ये कैसे निकाला मैंने? उस एडिशन रूल से। तो कोई भी वेक्टर जो है, यदि वो हवा में या प्लेन में या कहीं स्पेस में लाई करता है, वैसे हवा वर्ड तो यूज नहीं करते हम लोग, वो वैसा नहीं है टेक्निकल, तो मैथमेटिकल यूज करें तो स्पेस वर्ड यूज करते हैं। तो अगर स्पेस में यूज कर रहे हैं, वो स्पेस में घूम रहा है वो एक एज ए पॉइंट। अब ये जो है, मैंने क्या निकाला? आर वेक्टर। देखने में सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन वेक्टर। इस ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना ले लिया मैंने? आर वेक्टर। जब किसी वेक्टर को एक पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन इन दिस केस दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। और जब आप ए बी वेक्टर बोलते हो तो सिंपली ए बी वेक्टर है, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो ओपी वेक्टर है। तो आर वेक्टर देखने में ये एक सिंगल टर्म ही नजर आ रहा है कि मैडम ये तो पॉइंट हो गया। नहीं, देखो ना, आपने ओपी वेक्टर तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला ना। सो ओपी वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी वेक्टर का जो पॉइंट है वो कितना है? आर वेक्टर है, जिसको हम 3 एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी रिजल्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यदि आप एक्स वाई जेड को जनरलाइज कर दें कि नहीं, 3 अलग अलग की कोई एक लाइन ले ले, L1 जिसका वेक्टर ए वेक्टर है, L2 का बी है और L3 का सी वेक्टर है, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और सुनो, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर यही काम आप 3D में लिखें तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। दो टाइप्स पढ़ाए मैंने, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। थर्ड लिखे आओ, पोजीशन वेक्टर, एंड शॉर्ट में इसको पीवी भी बोलते हैं। सो पोजीशन वेक्टर लिखें, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसे ले लो, ये इस तरह से बना दिया कर। पोजीशन वेक्टर is a coordinate of a point, is a coordinate of a point with respect to origin, with respect to origin। जैसे सपोज ये है, यहां देखें, ये मैंने O और इसको ले लिया P और ये मैंने ले लिया R वेक्टर, तो इसको मैं लिखूंगी OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप ऐसे लिखते हो, ये A और यहां लिखा B, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना है? A वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना है? B वेक्टर। तो AB वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ, ऐसे मत लिखो B वेक्टर, इसको लिखो OB वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? OA वेक्टर। सो AB वेक्टर इज इक्वल टू B माइनस A। सो ये भी कितना हो जाएगा? ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर कितना लेते हैं हम लोग? 0 के ऊपर ऐसे वेक्टर। तो OP वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ OP माइनस OO। OO का मतलब क्या है? वही है। सो कितना आ जाएगा? R माइनस ऑफ दिस 0 विच इज डायरेक्टली इक्वल टू R वेक्टर। अब क्या है, मेरी बात सुनिए, ये जो AB वेक्टर है दैट मीन्स वी आर गोइंग मूविंग फ्रॉम A टू B। इसका डायरेक्शन क्या है? A टू B। तो ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A टू B। इसको ऐसे लिखेंगे हम, डायरेक्शन इज फ्रॉम A टू B पॉइंट। तो ये जो चीज है ना, ये B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इस AB वेक्टर का डायरेक्शन है। और इसी चीज को हम बाद में जाकर के डायरेक्शन रेशो भी बोलते हैं, DR। और यही जो है कुछ पर्टिकुलर केसेस में DC भी बन जाता है। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखें। डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन दो चीज बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड किसी भी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुनो, ये A वेक्टर तो वेक्टर में, वेक्टर और 3D कुछ भी नहीं है। हम लोग ना 3 बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में, जो 5 चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। दूसरी बार पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और तीसरी बार पढ़ते हैं, है ना। अब आई कैप, जे कैप और कैप कैप और वेक्टर एरो लगा के लिखना तो वेक्टर कहलाता है, और कॉमा करके लिखना 3D कहलाता है। बाकी दोनों चीज एक ही है। यदि ये A वेक्टर है,
ठीक है। और इसका मैंने लिखा यहाँ पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो आप देखो वेक्टर में तो ऐसे लिखेंगे और 3D में लिख सकते हैं x1, y1, z1। दिस कैन बी रिटन एज यहां लिखेंगे हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप। मैं आपको 3D भी साथ के साथ ही पढ़ाती जा रही हूँ क्योंकि अलग कुछ है ही नहीं। जैसे जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा मैंने उसका इंटरप्रिटेशन करा ना, z को आप वापस x में कन्वर्ट कर, तो इसको आप लिख सकते हैं x2, y2, z2। ठीक है ना। आप सुनो, अब क्या करना है, ये तो हो गया डायरेक्शन, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से एक डब्बे में डाल देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड समटाइम्स ओरिजिन ना लेकर के कुछ और भी ले लेते हैं। अब यहाँ देखो ये इसका हो गया, अब मुझे क्या इसका लेंथ निकालना है, या पहले आप डायरेक्शन पे ही काम कर लो। तो बी वेक्टर कितना हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस करके x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप विच कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 i कैप रिजल्टेंट प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है ना। ये जो है ना इसका डायरेक्शन हो गया, ये कौन हो गया, ये मैंने निकाल दिया ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर जब मेरे पास आ गया तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका लेंथ निकालते हैं। जब हम लेंथ निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, मॉड एंड विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। देखो इस चीज को समझिए आप कि अगर आपके पास r वेक्टर दे रखा है xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, तो मॉड ऑफ r जो है ना, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे कैसे आए ये, कैसे आए, ये r वेक्टर है, r वेक्टर मैंने क्या लिया, xi प्लस yj प्लस zk विच इज कैन बी रिटन एज इन द 3D फॉर्म x, y, z। ये कौन है, ओरिजिन। ओपी वेक्टर का लेंथ कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। सिंपली क्या है, ओपी है, जब आप वेक्टर नहीं लगाते हैं, है ना, जब आप वेक्टर नहीं लगाते तो स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करा है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ही तो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, जिसको आप सिंपली लेंथ कहते हैं। एंड सिंपली इसको स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पी पॉइंट। ओपी वेक्टर मॉड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ओपी वेक्टर, जिसको हम सिंपली लेंथ बोलते हैं, इस वेक्टर का स्केलर बोलते हैं। और अगर साफ शब्दों में बोले तो ये ओरिजिन O और P के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने। यदि मैं ओरिजिन का x, y से डिस्टेंस लगाऊं तो कितना होता है, x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर। अब आप क्या करना है, z और दे दो, तो ये z आ गया। ठीक है ना। तो अगर इसी तरह से मुझे अगर इसका लेंथ निकालना है तो ये क्या है, xi में इसका प्रोजेक्शन x है, y और इसके स्क्वायर का सम अंडर रूट, सिमिलरली ये आ गया। अब यही क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b। ये 3D है, ये 3D है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स a एंड b। और अगर ऐसा लिखा तो ये वेक्टर है। बताओ जरा दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। कहने का मतलब सुनो, यदि 3D का क्वेश्चन है तो इसने ऐसे कोऑर्डिनेट देने हैं, और ये वेक्टर का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे लिख देना है। जैसे अगर आपको कोई ऐसे पूछे, देखिए आप समझिए, ज्यादा उलझो नहीं कि वेक्टर अलग पढ़ेंगे 15 दिन, फिर 10 दिन 3D अलग पढ़ेंगे, कुल मिलाकर के महीना पूरा कर देंगे। इसको ऐसे दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसको ऐसे दे रखा है। इसको दे रखा है आपको i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप, दिस इज b। ये a का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर मतलब सिंपली पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ b। आपको ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b 3D में।
सिंपली, या फिर ये पूछेगा कि ये ए बी वेक्टर का मॉड निकाल दो, ठीक है। तो अगर आप ए बी वेक्टर निकालते हो, सिंपली ए बी वेक्टर ही निकालते हो, तो बी माइनस ए यानी माइनस का आई कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। और अगर आप मॉड निकालते हैं ऐसे करके तो ये कितना हो गया, √1 + 16 + 16। तो अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिख लो 2, 3, 5। इसको लिख लें आप 1, -1, 1। तो अगर 2 पॉइंट्स आपको इस तरह से दे रखे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस होता ही है, और उसको लिखते हैं ऐसे। अब सुनो, ये तो बात हो गई इनकी लेंथ की। अब किसकी बारी आई, डायरेक्शन की। ठीक है ना। अब सुनो, यदि ये ए बी वेक्टर है और ऐसा ही ए बी वेक्टर मैं इधर बना दूं सेम, तो दोनों में डिफरेंस है क्या, दोनों में डिफरेंस है क्या, दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर्स है ना, दोनों वेक्टर अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे क्या, उतने ही मैग्नीट्यूड का, वैसा ही डायरेक्शन फ्रॉम गोइंग ए टू बी, है ना, और बस पैरेलल है, अलग अलग मूव कर रहे हैं। आप तो मुझे ये बताएं, देखें इसको 2D में ले जाते हैं। जैसे ना मैंने ये लिखा x + y - 3 = 0 एंड 2x + 2y + 4 = 0। ये दोनों लाइन अलग अलग है क्या, अलग अलग है क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। लाइंस डिफरेंट है क्या, ये नहीं है, ये दोनों एक ही लाइन है क्या, डिफरेंट है, स्लोप सेम है ना। ये वेक्टर जिस तरह से काम करेगा ना, एग्जैक्टली ये वैसे ही डीलिंग करेगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं इसको यहां ड्रॉ करूं या उधर ड्रॉ करूं। इस गेट को उखाड़ करके सपोज दिस इज कितना हो गया, ये 3/6 समथिंग होगा ये। तो अगर इसको उखाड़ करके मैं कहीं और ले जाऊं तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा क्या। तो उसी तरह से अगर मैं यहां से हटा करके यहां ले जाऊं तो ये काम तो वैसे ही करेगा ना। तो क्या करते हैं, सुनो, ये जो होता है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे लिखा जाता है x2 - x1 कॉमा करके, धीरे धीरे समझ में आएगा, y2 - y1 कॉमा करके z2 - z1। एंड डायरेक्शन ऐसे नहीं लिखा जाता कि डायरेक्शन ऑफ दिस ए बी वेक्टर इज ऐसे यूज नहीं करते। कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन ऑफ दिस ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू और प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये लेंथ हो गई, दिस इज द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन 3D। और ये क्या हो गई, इन 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन हो गया ए से लेकर के बी। पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। उसके बाद 4th, अभी नोट कर लेना, फिर आता है इक्वल वेक्टर्स। यदि 2 वेक्टर्स इक्वल हैं, 2 वेक्टर्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं क्या, सोच के जवाब देना मुझे, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं क्या। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, बोलो, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम, अरे सपोर्ट गोली मारो तुम, सपोर्ट वमोट क्या, पैरेलल में एक बोर्ड और चिपका दूं फिर वहां पे बनाऊं तो वो अलग काम करेगा क्या, तो सपोर्ट तो अलग अलग हो गया, तो सेम क्या, प्लेन क्यों, 2 बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं बगल में एक बोर्ड और लगाती हूँ और एक एरो उसमें बनाती हूँ, एक इसमें लगाती हूँ, काम तो वो भी यही करेगा। एंड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, 1-2 का नाम बताओ, फोर्स और हैं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की क्या यूनिट होती है, तो एक तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक 5 न्यूटन का फोर्स है, तो बोलो दोनों सेम है क्या, तो दोनों का फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। आप रटो नहीं, मैंने स्टार्टिंग कहां से की कि वेक्टर जो है, गोली मारो लाइन और ये प्लेन और ये बेसिकली वेक्टर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उससे क्यों डाइवर्ट हो रहे हो आप,
लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन, लेंथ, फलाना टीम का, ये तो बात की बात है। फिजिकल एक पैरामीटर्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक न्यूटन में ले रहे हो आप, और एक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हो, एक मीटर पर सेकंड ले रहे हो, और कह रहे हो दोनों सेम है। सो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। उसका रिप्रेजेंटेशन भी, यानी वो जो डेटा है वो फिजिकली भी सेम होना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर आता है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल तो आपको समझ में आई क्या? ये एक वेक्टर है ना, इसको मैंने ले लिया, ये मान लिया मैंने पहला वेक्टर ले लिया v1 वेक्टर विच इज इक्वल टू a1 i कैप, ठीक है, b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, डायरेक्शन नहीं दे रहे, अभी देंगे, है ना। v2 वेक्टर ये हो गया आपका a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप, ठीक है, ऐसे दे दिया मैंने डायरेक्शन। पैरेलल है क्या दोनों? अब इतना कुछ बोलेंगे ही नहीं है, क्या करें, हम कुछ भी बोलते हैं गड़बड़ हो जाता है मामला। अरे पैरेलल है क्या ये? अरे ऐसे ही तो बनाया है जैसे दो लाइन बनती है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ना हो गई है। अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो, वो टफ हो गई, एडवांस, बहुत टफ प्रॉब्लम हो गई। ये पैरेलल है क्या? अरे मैग्नीट्यूड वाइज बात नहीं करी, पैरेलल लाइंस होती है, वैसे पैरेलल है क्या ये वेक्टर्स? अच्छा अब ऐसे बनाऊं, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, पैरेलल है क्या ये? अरे सिर्फ हाँ या ना में तुम बातें बना, पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल एंड कोलिनियर के बीच में और लगाया मैंने, एंड नहीं लगाया, ये दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल एंड कोलिनियर। अब सुनो, एक ही तो बात है ना, इसको उठा करके मैं इसके ऊपर कंसाइड कर सकती हूँ ना, दोनों में कह तो नहीं हूँ, इतनी देर से मैं यही तो कह रही हूँ, फ्री वेक्टर्स है, यहां से उठा करके इधर ले जाओ, उधर से उठा करके इधर ले जाओ, एक ही तो बात है। जैसे मैं क्या है, एक बोर्ड इस वॉल पे लगा दूं, एक फ्रंट वॉल पे लगा दूं, दीज टू वॉल्स आर पैरेलल, एक वेक्टर इस पे बनाऊं, वैसा ही उस पे बनाऊं, ये पैरेलल हो गए। अब क्या कहते हैं, उस दीवार को और इस दीवार को ऐसे मिला देते हैं हम लोग। जैसे आप ना अपने रजिस्टर को यूं ऊपर से कंसाइड कर दो तो वो क्या ओवरलैप कर जाएंगे, तो पैरेलल एंड कोलिनियर सेम ही है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये तो पैरेलल, यदि मैंने यहां और यहां सेम बनाया तो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो गया, लेकिन एक को लंबा एक को छोटा कर दिया मैंने, तो ये सपोज ये हो गया v2 वेक्टर, इसको ले लिया मैंने v1 वेक्टर, एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर। यदि आपका लैम्डा पॉजिटिव है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपका लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो हम इसको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, जो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो हम इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना। जैसे ये अनलाइक वेक्टर्स हैं एंड दीज टू आर लाइक वेक्टर्स, क्लियर है? चलो उधर नोट, इसको भी मैं लिखाती हूँ मिटा के, ये तो मिटा लूँ मैं ना, ये भी समझ लो, इसको खत्म कर देती हूँ मैं एक बार मिटा के। सो पैरेलल एंड कोलिनियर एक ही बात है भाई। द कंडीशन ऑफ, है ना, ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस वन, दिस इज द कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल और कोलिनियर, दोनों में एक ही कंडीशन लगानी है भाई। जैसे अगर ये है एक वेक्टर, है ना, ये जा रहा है ए से लेकर के बी, और दूसरा भी आप इधर ही बना लो, ये जा रहा है सी से लेकर डी, तो ये कोलिनियर, दोनों की कंडीशन एक ही है। तो v2 वेक्टर कितना हो गया, v2 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स और b1 वेक्टर, यहां देखो v2 वेक्टर कितना लिया मैंने, a2 i कैप प्लस b2 j कैप c2 k कैप is equals to lambda times of a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap। i cap का एक साथ लिखें, a2 माइनस a1 लैम्डा, a2 माइनस का लैम्डा a1 बाहर i cap प्लस b2 माइनस b1 लैम्डा j cap and the C2 minus C1 lambda k cap equal to 0, null।
जीरो वेक्टर ऐसे लगा, अभी क्या इसको जीरो को खोपड़ी पे। अब देखो आप लिखते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेफ्ट हैंड साइड इज द वेक्टर, तो बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मक्कारी हम पे भी चढ़ती है, वैसे कायदे से तो ये ऐसे होना चाहिए, पर अब जीरो को भी क्या टोपी पहनाना है ना। तो बेसिकली टेक्निकल तो ये क्लियर है। अब नहीं लगाए तो आप समझ जाना कि नल वेक्टर है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जीरो है, वाई के अलोंग भी जीरो है, जेड के अलोंग भी जीरो है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स एंड वाई एंड जेड ऑल द थ्री आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि सब जीरो है। आई वाला अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जे वाला अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आपस में थोड़ा ना कटेंगे। आई वाला एक साथ लिखा जाएगा, जे वाला एक साथ लिखा जाएगा, के वाला एक साथ लिखा जाएगा। तो यहां से मुझे मिला a2 माइनस लैम्डा a1 इक्वल टू जीरो, b2 माइनस लैम्डा b1 इक्वल टू जीरो एंड c2 माइनस लैम्डा c1 इक्वल टू जीरो। इक्वेट द लैम्डा in all the three cases. So a2 by a1 is equals to b2 by b1 is equal to c2 by c1. Or you can write also a1 upon a2 रेशो ही तो है, b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है ना, बात समझ में आ गई। दिस इज द कंडीशन फॉर द टू वेक्टर्स या वेक्टर्स ऑफ द टू लाइन सेगमेंट टू बी पैरेलल और कोलिनियर। तो कैसे पता चलाएंगे कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है 3D में, या दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, तो उनका ये सेम होना चाहिए। जैसे आप समझिए, यदि कहीं मैंने ऐसे लिखा, कहीं पे भी आपने ऐसा लिखा, यहाँ लिखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये तो कोई एक वेक्टर है v1 वेक्टर, और v2 वेक्टर आपने लिखा यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो मैंने क्या देखा, दिस अपॉन दिस 2, 4/2, 6/3 पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी आसान एक और v3 वेक्टर ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया i कैप बाई 2 प्लस j कैप प्लस 3/2 k कैप। सो ये भी सेम है क्या, पैरेलल है क्या ये भी। अरे दिस अपॉन दिस कितना हो गया 2, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस करेंगे तो इसका जो है, इसका डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा, 1/2, 1 एंड 3/2। इसका डायरेक्शन कितना है 2, 4, 6। तो आप इसको क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आ रहा है क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाला बन रहा है क्या। अच्छा, ये क्या है 1, 2 एंड 3, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनता है, इसको 2 से डिवाइड करने पर ये बनता है, इसको 2 से डिवाइड करने पर ये बनता है ना। तो ये तीनों सेम ही तो है, इसलिए इनको रेशूज बोलते हैं। अब आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पे dr लिखा था, dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशूज, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल नहीं होती हैं, ये रेशूज होते हैं। एंड कितने रेशूज होते हैं, सपोज इफ यू हैव 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 3/6, 9/18, कितने रेशूज होते हैं। हाँ, इसलिए किसी भी लाइन सेगमेंट, किसी भी वेक्टर के कितने डायरेक्शन पॉसिबल है। सो डायरेक्शन रेशोज जो है ना, ये इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस, बाद में पढ़ते हैं, है ना, देखते हैं कहाँ आता है डायरेक्शन कोसाइन।